नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय आधुनिक काल, नामकरण एवं समय सीमा और साथ में हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग की विशेषताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके और हम प्रेरित होकर आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाकर लेकर आएँ। आपका सब्सक्राइब करना हमें प्रेरित करता है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को गद्य की प्रमुखता के कारण गद्य काल नाम दिया है। इस काल को गद्य काल नाम क्यों दिया है? क्योंकि इस काल में गद्य की प्रमुखता थी और इसी कारण आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। और इसकी समय सीमा संवत 1900 विक्रमी से 1980 विक्रमी। संवत में पूछा जाए विक्रमी में तो इसका समय सीमा क्या थी? 1900 विक्रमी से 1980 विक्रमी। और सन में पूछा जाए तो 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी स्वीकार की है। आधुनिक काल के लिए जो विभिन्न नाम दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। गद्य काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल नाम दिया। आधुनिक काल नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम गद्य काल इसलिए रखा क्योंकि इस काल में गद्य की प्रधानता परिलक्षित हो रही थी। अब गद्य की प्रधानता दिखाई दी तो शुक्ल जी ने इसका नाम गद्य काल रख दिया। तथापि गद्य काल कहने से इस काल का प्रचुर परिमाण में लिखा गया पद्य साहित्य उपेक्षित सा हो गया। अब यदि हम इसे गद्य काल कहते हैं तो इस काल में जो प्रचुर मात्रा में पद्य साहित्य लिखा गया वो क्या हो जाता है? उपेक्षित। अतः इस काल को आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त है। आधुनिक काल नाम से क्या होता है कि इस नामकरण से गद्य और पद्य दोनों प्रवृत्तियों का समावेश तो हो ही जाता है, साथ ही यह नाम यह भी बताता है कि इस काल की प्रवृत्तियां जो थी वो पुरानी परंपरा से हटकर नवीन एवं आधुनिक हो गई थी। पुरानी परंपरा में क्या था? राजाओं को खुश करने के लिए कवि जो थे वो अपनी कविताएं लिखते थे, श्रृंगारिक कविताएं। लेकिन इस काल में जनता की समस्याओं को लेकर इस समय की जो परिस्थितियां थी उनको लेकर साहित्य रचा गया। निश्चय ही आधुनिक युग बोध ने साहित्य को दरबारी परिवेश जो था उससे निकालकर जनजीवन के निकट ला दिया है। गद्य की अनेक विधाओं का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है। अब बारी आती है भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियां। भारतेंदु युगीन कवियों ने अनेक कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह करते हुए जनता के सामाजिक, आर्थिक, इस काल के जो कवि थे उन्होंने अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन किया था। उन्होंने क्या किया? उस समय के जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलू थे उनका उद्घाटन अपनी कविताओं में किया। भाव, भाषा, छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्ति इस काल के साहित्य में विद्यमान थी। उनकी काव्य प्रवृत्तियां जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता की भावना। इस काल के जो कवि थे, कवियों ने विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास किया। भारतेंदु युगीन कवियों में किया गया। इन्होंने क्या किया? जो विदेशी शासक थे उनके अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया। कौन कौन सी कविताएं इसका उदाहरण है? हमारो उत्तम भारत देश, भारत 12 मासा और धन्य भूमि भारत सब रत्नी की उपजावनी इसी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत इनकी कविताएं हैं। भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्र अंकित किया है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। अब अंग्रेज़ क्या कर रहे थे? दिखा तो ऐसे रहे थे जैसे हमारे देश का भला कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे थे? अंदर ही अंदर हमारे देश को चूस रहे थे, हमारे देश की संपत्ति को अपने देश में ले जा रहे थे। देखिए, अंग्रेज़ कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे, भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण भी कर रहे थे। इसका उल्लेख जो है वो भारतेंदु जी ने अपनी पंक्तियों में किया है। अंग्रेज राज सुख साथ ससे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। कि अंग्रेज़ जो हैं वो शासन व्यवस्था तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो धन था, हमारा धन, भारत देश का जो धन था वो अपने देश में भेज रहे थे। तो ये हमारे देश के कवियों को अच्छा नहीं लग रहा था। समाज की दुर्दशा का भी चित्रण इस काल में किया गया। भारतेंदु युग के कवियों ने समाज की दुर्दशा का चित्रण अपने काव्य में किया।
जहाँ रीति काल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, वहीं भारतेंदु युग के कवियों ने विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी। इससे पहले क्या था, जो कवि थे वो रीतिकालीन कवि थे और अपने राज्याश्रियों को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ श्रृंगारिक कविता करते थे। लेकिन अब कवियों ने उस तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली और जनता की परेशानियों को अपने काव्य का विषय बनाया। जैसे विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता, ये उस समय की प्रमुख समस्याएं थी। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का चित्रण इन पंक्तियों में किया। रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। सबको बुला रहे हैं कि आओ सब मिलकर भारत की दुर्दशा पर रोते हैं, ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। बाल विधवाओं की दुर्दशा पर प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा हृदय है जो कसकता नहीं, दुख जिसे महसूस नहीं होता बाल विधवाओं की विपत्ति सुनकर। इस काल के कवियों में भक्ति भावना भी देखने को मिलती है। भारतेंदु जी को भक्ति की जो भक्ति भावना है वो पैतृक विरासत में मिली थी। उनकी भक्तिपरक रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए, भक्ति सर्वस्व, वैसाख्य महात्म्य एवं कार्तिक स्नान। भारतेंदु जी पुष्टि मार्गीय भक्त थे और बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। उनका कहना है, मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंदलाल वृषभानु दुलारी। इस काल की कुछ अन्य भक्तिपरक रचनाएं इस प्रकार हैं, अलौकिक लीला, कंसवध, सूर्य स्तोत्र, नव भक्तमाल आदि। हास्य व्यंग्य की प्रधानता भी इस काल के कवियों में देखने को मिलती है। इस काल के कवियों ने अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर हास्य व्यंग्य के माध्यम से करारी चोट की। हास्य व्यंग्य के माध्यम से जो चोट की जाती है वो दिल तक पहुंचती है। तो इसी कारण हास्य व्यंग्य के कारण उस समय की जो दुर्दशा थी, उस समय की जो अंधविश्वास थे, रूढ़ियाँ थी, उन पर इन्होंने व्यंग्य किया। भारतेंदु जी ने अपनी व्यंग्योक्ति के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। अंधेर नगरी में चूरन वाला कहता है, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। अब देखिए, अंग्रेज जिस तरह से हमारे देश को खा रहे थे, उस पर उन्होंने कितना अच्छा व्यंग्य किया है। प्रताप नारायण मिश्र की विशेषताएं, हरगंगा की कविताएं जो हास्य व्यंग्य पर आधारित थी वो थी हरगंगा। बुढ़ापा उर्दू का शापा हास्य व्यंग्य की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हुई। प्रकृति चित्रण भी भारतेंदु युग की एक विशेषता है। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए भी प्रकृति निरूपण किया गया है। भारतेंदु जी का यमुना वर्णन अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुलसो जल परसन हित मनु सुहाए। ये प्रकृति चित्रण का एक अच्छा उदाहरण है। श्रृंगारिकता भी इस काल के कवियों में देखने को मिलती है। भारतेंदु युगीन कवियों ने रस को काव्य की आत्मा मानकर अपनी रचनाओं में विभिन्न रसानुभूतियों का भावन किया है, जिनमें श्रृंगार रस सर्वप्रमुख है। प्रताप नारायण मिश्र के अतिरिक्त प्राय सभी मुख्य कवि श्रृंगार वर्णन की ओर उन्मुख रहे। सिर्फ प्रताप नारायण मिश्र ऐसे कवि थे जिन्होंने श्रृंगार रस की ओर ध्यान नहीं दिया, वरना सभी जो कवि थे उन्होंने श्रृंगार वर्णन किया है। भारतेंदु जी की रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। वह संधि को प्राप्त नायिका का सुंदर चित्र दृष्टव्य है। देखिए, शिशुताई अजो न गई तंतै, तव जीवन ज्योति बटोरे लगी, सुनी के चर्चा हरिचंद की कानन, कूक दे बहु मरोरे लगी। रीति निरूपण भी इस काल में कहीं कहीं देखने को मिलता है। भारतेंदु युग में केवल लच्छीराम, ब्रह्मभट्ट, कविराज मुरारीदान और बाल गोविंद मिश्र ने ही इस दिशा में यत् किंचित योगदान दिया। समस्या पूर्ति इस काल की विशेषता है। भारतेंदु काल में कवि समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते थे। कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दिख जाता था और कविजन विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस समस्या की पूर्ति हेतु काव्य रचना करते थे। ये इस काल की एक विशेषता है, समस्या पूर्ति। अगली, ब्रिज भाषा का प्रयोग भी इस काल में हुआ है। भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रिज भाषा में ही काव्य रचना की।
यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था। इन कवियों की भाषा पद्माकर एवं घनानंद जैसी परिष्कृत भाषा तो नहीं है, किंतु उसमें प्रवाह एवं स्वाभाविकता है। भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकालकर सामयिक समस्याओं से जोड़ दिया। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन दबी जबान में उन्होंने किया। भारतेंदु के रूप में एक सबल साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, आज हमने पढ़ा आधुनिक काल का नामकरण एवं समय सीमा और साथ में भारतेंदु युग की विशेषताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।